हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 14, और वो है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन ये चैप्टर उतना कठिन है नहीं जितना कि इसका उच्चारण। तो आइए पहले हम लोग देखें कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, यानी सांख्यिकी होती क्या है। तो सांख्यिकी को परिभाषित किया गया है, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब हम परिभाषा को थोड़ा सा देखें। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है को सबसे पहले हमें आंकड़े एकत्र करने होते हैं। तो प्राथमिक तौर पे जब हमें आंकड़े मिलते हैं तो वो काफी अव्यवस्थित होते हैं और बड़े बड़े भी होते हैं, यानी विशाल होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक डाटा कहते हैं, रो डेटा। और उनसे कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि उन अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित करेंगे, यानी ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें बारंबारता वंटन सारणी बनानी पड़ती है, और सारणी बनाने के बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, माध्य यानी कि मीन, मीडियन और मोड की गणना की जाती है, और उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि ये आगे हम लोग इसके मीन को, मीडियन को और मोड को कैसे परिभाषित करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो आइए अब हम माध्य को देख लेते हैं। माध्य को हम लोग मीन भी कहते हैं। तो माध्य क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो माध्य को हम लोग इस तरह से परिभाषित करते हैं, सभी प्रेक्षणों के मानों के योग में प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो माध्य कहलाती है। यानी कुछ प्रेक्षण हमें दिए गए हैं और उनका टोटल मान बटा में उन प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जब हम माध्य या मीन हम इस तरह से निकालते हैं तो फिर औसत भी तो हम इसी तरह से निकालते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? यानी हमें मीन निकालने की क्यों आवश्यकता है? हम माध्य क्यों निकालें, औसत ही क्यों न निकालें? तो फिर ये अलग टर्म क्यों दिया गया माध्य? तो ये क्वेश्चन आपका जायज है, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग समझ लेते हैं। आंकड़े जब अव्यवस्थित होते हैं या उसको कह लें कि जब अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तब हम लोग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। और जब उन्हीं आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, ग्रुप में कर दिया जाता है, तब हम उन्हें मीन के रूप में, उनका जब हमें औसत जानना होता है तो हम मीन निकालते हैं। तो बेसिक अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब डेटा रो होता है, यानी कि कच्चा डेटा होता है, जब रॉ डेटा होता है तो हम एवरेज निकालते हैं, और वही डेटा जब ग्रुप्ड हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो हम मीन निकालते हैं। तो मीन की परिभाषा आपने देख ली। मान लीजिए कि हमें कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं x1, x2, x3, xn तक, और इनकी बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3, fn तक है। ठीक है, इसका मतलब है कि x1 प्रेक्षण f1 बार आया है तथा x2 प्रेक्षण f2 बार आया है, x3 प्रेक्षण f3 बार आया है, इसी तरह से xn प्रेक्षण fn बार आया है। ठीक है, तो अगर इनका हमें माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सभी प्रेक्षणों के मानों का योग यानी f1 और x1 और f1 दोनों को गुना कर लेंगे तो उस प्रेक्षण का हमें मान निकल गया। ठीक है,
तो उसी तरह से f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 इसी तरह से fnxn, ये हो गई प्रेक्षणों का मान और कुल प्रेक्षणों की संख्या f1 f2 f3 fn। यानी माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं और अगर हिंदी में कहना हो तो इसको कहेंगे x दंड, यानी ये जो रेखा खींची गई है ये बार कहलाती है या दंड कहलाती है। यानी x बार इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस fnxn बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस 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 जब तक हमारा प्रेक्षण जहां तक जाता है, यानी fn बार तक। अब x बार इक्वल टू, यहां हमने सिंबल दिया है सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है, ये सिग्मा एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समेशन, यानी कि जोड़ना। तो सिग्मा fi xi, और यहां i वैरी करता है 1 to n, और यहां भी i वैरी करता है 1 to n। यानी जितनी बार हमारा ये प्रेक्षण हुआ उतनी बार fi का मान वैरी करेगा। अगर 3 बार हमने प्रेक्षण किया fi 3 हुआ, अगर हमने 10 बार प्रेक्षण किया तो fi 10 हुआ। यानी सिग्मा बार x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। माध्यक देख लेते हैं, यानी कि मीडियन। माध्यक दिए गए प्रेक्षणों का वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग आगे जब हम उदाहरण या क्वेश्चंस हल करेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग या जानेंगे विस्तार से कि माध्यक हम निकालते कैसे हैं। बहुलक यह प्रेक्षण का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार घटित होता है, यानी बार बार घटित होने वाले या अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं। ठीक है। अब अगला टर्म हम लोग देख लेते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल के ऊपरी और निचली सीमाओं के औसत को वर्ग चिन्ह हम लोग कहते हैं। यानी जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसका पहले का अंक और उसी अंतराल वर्ग अंतराल के बाद का अंक, यानी दोनों अंकों को जोड़ने के बाद जो हमें औसत मिलता है, यानी 2 से भाग देने के बाद जो हमें औसत मिलता है वही हमारा वर्ग चिन्ह है। यानी वर्ग अंतराल के ऊपरी और निचली सीमाओं के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, और वर्ग चिन्ह को हम लोग xi से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हमें पढ़नी है। तो अभी हमें माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां पढ़नी है, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी पग विचलन विधि यानी स्टेट डेविएशन मेथड। किसी आंकड़े का माध्य ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करने के लिए उचित विधि का उपयोग करना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि fi और xi के मान क्या है। यानी अगर fi यानी फ्रीक्वेंसी और xi वर्ग चिन्ह संख्यात्मक रूप से छोटे हैं तब तो हम कल्पित प्रत्यक्ष विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर fi और xi के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो हम एज्यूम्ड मीन विधि यानी कल्पित माध्य विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब वर्ग माप असमान होते हैं यानी उनका वर्ग अंतराल का फासला अलग अलग होता है तो हम पग विचलन विधि या स्टेट डेविएशन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो हम किसी भी आंकड़े का या डेटा का माध्य निकालते समय हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि हम ये क्वेश्चन में आंकड़े कैसे दिए गए हैं। अगर आंकड़े छोटे छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि। ये एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है या उदाहरण कह लीजिए
छात्रों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में, यानी कि एक घर में औसतन कितने पौधे लगे हैं ये हमें ज्ञात करना है। आंकड़े क्या मिले हैं? आंकड़े मिले हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से 12 से 14, यानी कि 0 से 2 घर ऐसे हैं, 0 से 2 पौधे वाले घरों की संख्या 1 है। उसी तरह से 2 से 4 पौधे वाले घरों की संख्या 2 है, 4 से 6 पौधे वाले घरों की संख्या 1 है। इसी तरह से 12 से 14 पौधों वाले घरों की संख्या 3 है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, ये हमें ज्ञात करना है। यानी इस डेटा का, इस आंकड़े का हमें माध्य निकालना है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि आंकड़े बहुत छोटे छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 10, 12 या 12, 14 आंकड़े छोटे हैं। तो जब छोटे आंकड़े होंगे तो हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन आंकड़ों को ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे। ऑर्गेनाइज वे में लिखने का मतलब है, एक कॉलम में हम पौधों की संख्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम में घरों की संख्या लिखेंगे, फिर हम इनका वर्ग चिन्ह निकालेंगे और उसके बाद FI और XI दोनों का गुणनफल लिखेंगे। ठीक है, तो इसी आंकड़े को हमने इस तरीके से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अब हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए याद है कौन सी विधि हमने अपनाई थी? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, या निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टा 2, यानी दोनों का औसत। तो 0 और 2 का जब हम औसत लेंगे, यानी 0 और 2 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 1। इसी तरह से 2 और 4 का जब हम औसत लेंगे, 2 और 4 6 और 2 और 4 6, और 6 को जब हम 2 से भाग देंगे तो यहां क्या मिलेगा? 3। इसी तरीके से 4 और 6 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 4 10, 10 का औसत 5, यानी 2 से हम भागा दिए। उसी तरीके से हर इन दोनों का ऊपरी सीमा, निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों का हमने औसत लिया, और यहाँ पे 12 और 14 का कितना हो गया? 26 का औसत हमने लिया, यानी 2 से भाग दे के लिया तो हमें 13 मिला। अब अगला कॉलम क्या है? हम FI और XI दोनों का गुणनफल निकालेंगे, यानी ये और ये 1 और 1 से गुना किया, हमें 1 मिला, 2 और 3 6, 1 और 5 से गुना किया 5, 5 और 7 का गुना किया 35, इसी तरह से 6 और 9 का गुना किया 54, 2 और 11 का गुना किया 24, 3 और 13 का गुना किया 39। अब F1 चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि टोटल कितने घर हैं, घरों की संख्या कितनी है? 20। तो इनको जोड़ने के बाद यानी समेशन, यानी सिग्मा FI हमें कितना मिला है? 20, और सिग्मा FI XI कितना है? तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमें 162 मिलेगा, 162। तो अब हम माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। अब सिग्मा FI का मान बैठा देते हैं। सिग्मा FI XI कितना है? FI XI 162 है, और बटा में सिग्मा FI कितना है? 20। इसको जब हम भाग दिए तो 8.1, यानी 8.1 का माध्य ये पौधे प्रति घर है, यानी प्रति घर पौधों का माध्य 8.1 है। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि माध्य निकालने की 3 विधियां। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, जो जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में इसको निकालने के लिए हम सूत्र अपनाते हैं x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI बाई FI, सिग्मा FI। अब यहाँ DI क्या है? तो DI को विचलन करते हैं और इसको समझेंगे हम लोग आगे चलते। उसी तरह से पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं
x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। अब यहाँ पे a जो है इसको हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं या एज्यूम्ड मीन, di विचलन है यानी डेविएशन, और di को कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, तो di को xi में से एक घटा देते हैं। a क्या है, a हमारा कल्पित माध्य है, और ui तो ui निकालने के लिए हम xi में से एक घटाकर h से भाग देते हैं। h क्या है, h हमारा वर्गमाप है। तो इसको और भी विस्तार से समझने के लिए हम अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 2 हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण 2 है, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी हमें एक ऐसी सारणी दी गई है ये, जिसमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत बताया गया है राज्यों और संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, तो यहाँ इस आंकड़े में ये बताया गया है इस सारणी में कि संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 राज्यों में महिलाओं का प्रतिशत है जो 15 से 25 है। उसी तरह से 25 से 35% वाली महिला प्रतिशत वाली राज्यों का संख्या 11 है। उसी तरह से 35 से 45 में 7 है, 45 से 55 में 4 है, और इसी तरह से 75 से 85 में 1 है। ये संघीय क्षेत्रों और राज्यों की संख्या है, और ये उनमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। तो अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य निकालना है, यानी प्रत्यक्ष विधि से भी और एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि से भी, और स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि से भी। तो चूंकि तीनों विधि से हमें माध्य निकालना है, तो सबसे पहले इस आंकड़े को हम लोग ऑर्गेनाइज कर लें, और उसके बाद xi ज्ञात कर लें। उसके बाद आगे देखते हैं। तो महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25, और कितने राज्यों की संख्या है, 6। इसी तरह से ये सारणी हमने बना ली, ऊपर वाली सारणी ये रही और नीचे वाली ये। वर्ग चिन्ह निकाल लिए हम लोगों ने। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 15 और 25 को जोड़े तो कितना हुआ, 40, आधा 20। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ के 30 60 हो गया, तो आधा 30। इसी तरह से हम लोगों ने इसको भी निकाल लिया, इनको जोड़ने के बाद 2 से भागा लिया तो 80 आया। तो हमारा ये वर्ग चिन्ह तो निकल गया, और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, fi और xi में गुना करते हैं। तो fi xi हम निकाल देते हैं। fi मेरा क्या है 6 और xi क्या है 20, यानी 6 और 20 में गुना करेंगे तो 120। उसी तरह से 11 और 30 में गुना करेंगे तो 330। उसी तरह से 7 और 40 में गुना करेंगे तो 280। 4 और 50 में 200। इसी तरह से ये पूरा fi xi हम निकाल लेते हैं और सबको फिर जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम यही 2-3 निकालें, ये टेबल, ये टेबल, ये टेबल और ये टेबल, यानी ये 4 टेबल ही हम सिर्फ लेंगे, तो सिर्फ हमारा पहला मेथड लागू होगा, यानी डायरेक्ट मेथड। लेकिन हमें तीनों मेथड यूज करना है। तो तीनों में दूसरे मेथड के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें a की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो a हम कैसे निकालेंगे, a निकालने का तरीका है, जो हमें xi दिया हुआ है, ये हमें जो दिया हुआ है, इसी में से किसी एक को हम माध्य मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा माध्य है। तो इस डेटा में हम देखते हैं कि लगभग 20 से 80 है, और कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कोशिश करते हैं कि बीच का कोई हम एक मान ले, यानी इस सिचुएशन में हम 50 को मान सकते हैं, या हालांकि हम ये माने हम इसको भी एज्यूम मीन मान सकते हैं, कल्पित माध्य इसको भी मान सकते हैं, इसको भी किसी को भी हम माध्य सकते हैं, कल्पित माध्य मान लेंगे, और सबसे उत्तर एक ही आएगा। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कोई बीच का हमें एक आंकड़ा मिल जाए। तो इस सिचुएशन में हम 50 को मान लेते हैं, ये हमारा कल्पित माध्य है। ठीक है, अब कल्पित माध्य जब हमने मान लिया, तो अब क्या करना है,
हमें डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से ए को घटाएंगे। ए क्या है मेरा? 50 है। तो पहले सिचुएशन में 20 में से 50 घटाए -30, 30 में से 50 घटाए -20, 40 में से 50 घटाए -10, 50 में से 50 घटाए 0, 60 में से 50 घटाए 10, 70 में से 50 घटाए 20, 80 में से 50 घटाए तो 30। अब हमारा डी आई भी निकल गया। डी आई निकालने के बाद अब हम यू आई निकालेंगे। यू आई मतलब यानी ए में हमने 10 से भागा दिया। अब ए क्या था? ए है ये मेरा, सॉरी डी आई में ये एक्स आई -50 ये क्या है? ये है डी आई। ये डी आई है। डी आई में 10 से भागा देंगे तो हमारा यू आई निकलेगा। और डी आई क्या है? डी हमारा डेविएशन है, ठीक है। तो डेविएशन में 10 से भागा देंगे, ये यू आई में से एक्स आई -50 बटा में 10, तो ये मिल जाएगा हमें डी आई बटा में 10। और ऐसा करके हम यू आई निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने 10 से भागा देना है किसमें? इसमें डी आई में 10 से भागा देना है। तो 30 में 10 से भागा देंगे तो -3, -20 में 10 से भागा देंगे तो -2, इसी तरह से -1, 0, 1, 2 और 3। तो हमें ये भी मिल गया डी आई बटा में 10 भी मिल गया। एफ आई हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे? एफ आई और डी आई निकालेंगे। एफ आई हमारा यहाँ है और डी आई यहाँ है, दोनों को गुना करेंगे। 6 और -30 को गुना किए तो -180, उसी तरह से 11 और -20 को गुना किए तो -220। इसी तरह से करते करते हम यहाँ पे 30 निकाल लेंगे, यानी एफ आई डी आई मेरा निकल गया। और अंत में हम निकालेंगे एफ आई और यू आई। यू आई हमारा यहाँ है और एफ आई यहाँ है, यानी 6 और -3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -18। उसी तरह से 11 और -2 को गुना करेंगे तो -20, 7 और -1 को गुना किए 7, -7, 4 और 0 को गुना किए 4 और 0 को गुना किए 0, 4 और 1 को गुना किए 4, 2 और 2 को गुना किए 4, 1 और 3 को गुना किए तो 3। तो ये हमारा एफ आई यू आई भी निकल गया। अब हम सूत्र पहला यानी कि डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इस टेबल को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ क्या देखें हम? सिग्मा एफ आई कितना मिला? 35। सिग्मा एफ आई एक्स आई मेरा कहाँ है भाई? एफ आई एक्स आई यहाँ है, तो इसका जोड़ कितना मिला है? 1390। एफ आई डी आई कितना मिला है? इसको जोड़े हैं तो -360। और एफ आई यू आई कितना मिला है? -36। इन सबको जोड़ने के बाद, ठीक है, यानी एफ आई सिग्मा एफ आई है 35, एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई है 1390 और सिग्मा एफ आई डी आई है -360 और सिग्मा एफ आई यू आई है -36। अब इसी के मान को हम लोग जब सूत्र में डालेंगे, सूत्र में इसका मान हम जब रखेंगे तो हमें कल्पित माध्य निकल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें तीनों विधियों से ये मान प्राप्त करना है। तो पहला प्रत्यक्ष विधि समान है, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना है? एफ आई एक्स आई है 1390 और एफ आई कितना है? 35 हमने भाग दिया तो क्या मिला? 39.71। ये पहला उत्तर हो गया पहला। दूसरा कल्पित माध्य विधि से माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन क्या था जो हमने माना था? वो 50। ये हमने कल्पित माध्य हम लोगों ने इसको मान लिया था। तो 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -360 और बटा में -एफ आई यानी 35। तो
यहां पे -360 को जब हम 35 से भागा देंगे तो ये हमें मिलेगा -10.285 यानी, और इसको जब 50 से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 39.71। ये दूसरा हुआ दूसरी विधि से। और तीसरी विधि पर विचलन विधि से मान ले x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। h क्या था? h हमारा है वर्ग माप, यानी यहां से यहां की लंबाई कितनी है? 15 से 25 का अंतर 10, तो ये हमारा h है, इसका अंतर h है। तो FIU a कितना है? a 50 है। FIUI कितना है? FIUI है -36। FIUI यहाँ पे FIUI -36, तो -36 बटा में FI कितना है टोटल? FI है 35, तो -36 में जब 35 से भाग देंगे तो हमें क्या मिला? 1.0285, और इसमें जब हमने 10 से गुना किया तो ये हो गया 10.285, यानी 50 से जब हम इसको घटाएंगे तो मिला 39.71। तो ये भी तीसरी विधि से भी हमें माध्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले उदाहरण में हम लोग देख लें। अगला उदाहरण कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता ppm में यानी पार्ट्स पर मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे इस सारणी के थ्रू प्रस्तुत किया गया है। यानी SO2 की सांद्रता ppm में 0.00 से 0.04 4 मोहल्ले में ऐसा पाया गया। फिर 0.04 से 0.08 9 मोहल्लों में ऐसा पाया गया। फिर 0.8 से 0.12 9 मोहल्ले में पाया गया। इसी तरह से 0.02 से 0.24 तक 2 मोहल्ले में पाया गया। तो अब प्रश्न ये कह रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल किया है। तो पहले से हमें कौन कौन से आंकड़े मिले थे? हमें ये मिला था SO2 की सांद्रता और उसकी फ्रीक्वेंसी मिली थी, बारंबारता मिली थी। तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था वर्ग माप या मध्य माप। तो वर्ग माप या मध्य माप कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर जब 2 से भागा देगा तो 0.02 आएगा। इसी तरह से 0.04 प्लस 0.08 को जोड़कर जब 2 से भागा देंगे तो ये आएगा 0.06। इसी तरह से 0.20 को 0.24 जोड़कर 2 से भागा देंगे तो हमें मिलेगा 0.22। ठीक है, तो हमने वर्ग माप तो निकाल लिया, वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया, ये वर्ग चिन्ह है या मध्यमान है। अब हमें UI की आवश्यकता पड़ेगी। तो UI कैसे निकालते हैं? UI निकालने के लिए हम सबसे पहले इस वर्ग चिन्ह में से किसी एक मान को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कल्पित माध्य के रूप में। हालांकि कल्पित माध्य हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, किसी को भी, लेकिन बीच का हम कोई एक माध्य ले लेते हैं, कोई एक मान ले लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने 0.10 को कल्पित माध्य मान लिया। तो एक साइड निकालने के लिए हमें x1 यानी कि वर्ग चिन्ह या मध्यमान में से हमें वर्ग माप घटाना है 0.10। ये मध्यमान को कल्पित एज्यूम्ड मीन को हमें इसको घटाना है x1 में से। तो x1 में से हमने ये घटाया यानी एज्यूम्ड मीन घटाया, और घटाने के बाद हम h से भागा देंगे। h क्या है? इन दोनों का अंतर 0.04। अगर इसका भी अंतर करेंगे, इन दोनों का भी अंतर करेंगे तो यही आएगा, इन दोनों का भी अंतर करेंगे तो यही आएगा। इस हिसाब से 0.4 से हमने भाग दे दिया। अब यहां पे हमको क्या मिला? xi माइनस a, हमें ये मिल गया -2। इस सिचुएशन में -1, इस सिचुएशन पे ये 0 और 1 2 और 3। इसी तरह से fi ui कैसे निकालेंगे? तो fi और ui दोनों को गुना कर दिए तो 4 और -2 को गुना किए तो -8, 9 और -1 को गुना किए तो -9,
9 और 0 को गुना किए 0, इसी तरह से इनको और इनको 2 और 3 को गुना किए तो 6। अब इसको जोड़ लेंगे और ये तो हमें पहले से दिया हुआ है, इसको हमने जोड़ा तो ये हमें सिग्मा FI मिला -1 और इनको जोड़ा गया तो ये 30, क्योंकि ये 30 क्या है, ये मोहल्लों की संख्या है जिनमें ये सर्वे किया गया था। तो अब हम क्या करते हैं, पद विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, A प्लस सिग्मा FI बाई सिग्मा FI इंटू H। A क्या था, यानी कल्पित माध्य हमने किसको माना था, 0.10 को 0.10 प्लस सिग्मा FI क्या है -1 और H क्या है, FI है 30 से हमने भागा दिया और H से गुना कर दिया। H क्या था, वर्ग माप 0.04। अब ये सेम जस का तस, 1 में 30 से भागा दिया, -1 में 30 से भागा दिया तो हमें मिला 0.033 और इसमें 4 से गुना किया तो 0.10 माइनस 0.0013 और ये बराबर हो गया 0.098 के। और 98 को जब ये आंकड़ा 6-5 से ऊपर जाता है तो इसको हम 1 बढ़ा देते हैं, तो हम इन दोनों को इसको हटाकर 8 की जगह पे हम 9 लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 0.099 ppm, यानी कि जो मोहल्ले की जो माध्य सांद्रता है SO2 की वायु में वो हमें प्राप्त हुई 0.09 ppm।